हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जिसमें हम जानते हैं अलग अलग भू राजस्व प्रणालियों को अपनाया गया था। कहीं हमने ज़मींदारी देखा है, कहीं हमने इक्तेदारी देखा है, तो परमानेंट सेटलमेंट, ये जो आप वर्ड देखते हैं वो क्या होता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो पेपर में डेफिनेटली आपने देखा होगा, पूछा भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़मींदारी व्यवस्था, जिसे हम इजारेदारी भी कहते हैं और फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक्चुअली बेसिक में था क्या, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो ज़मींदारी व्यवस्था जो था वो याद रखना आपको कि ये कुल भूमि का 30% हुआ करता था, यानी पूरे भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसके 30% हिस्से पर ये ज़मींदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था। इज़ेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम वार्न हेस्टिंग्स के समय में 1772 ईस्वी में ये आया था। बंगाल में पंचवर्षीय जो बंदोबस्त है वो 1772 ईस्वी में आया था। किसके समय में? वार्न हेस्टिंग्स के समय में। ये पॉइंट याद रखना। ज़मींदारी व्यवस्था जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इसका मेन मकसद क्या था वो पहले आप समझ लीजिए कि ज़मींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और वे किसानों से लगान वसूल करते थे। यानी ब्रिटिश शासन और किसानों के बीच में एक मीडिएटर के रूप में होता था ज़मींदार। ठीक है, ज़मींदारों को मालिक बनाया जाता था और वो किसान से लगान लेते थे और फिर जा करके उसे सबमिट करते थे वो अपने अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो ये था एक मीडिएटर के रूप में ज़मींदारी व्यवस्था, जो कि पूरे भारत के 30% क्षेत्रफल पर ये काम कर रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त का एक वर्ड आता है जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। बार बार पेपर पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना कि स्थायी बंदोबस्त का विचार या फिर जनक किसे माना जाता है, तो फिलिप फ्रांसिस को माना जाता है। फिलिप फ्रांसिस 1776 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का विचार रखा था और बाद में इसे लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। 1793 ईस्वी में इसे लागू करते हैं। डेट अगर पूछा जाए कि कब लागू किया गया था तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। अगर मॉडल पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त है वो किसके मॉडल पर आधारित था, तो सर जॉन सोर, या फिर किसने इस मॉडल को बनाया था, स्थायी बंदोबस्त के मॉडल को किसने तैयार किया था, तो सर जॉन सोर। अगर विचारधारा पूछे या फिर जनक पूछे तो हम वहाँ पे फिलिप फ्रांसिस को टिक करेंगे। लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, जो कि यही ज़्यादातर प्रश्न पूछा भी जाता है। लेकिन मॉडल किसका था? तो सर जॉन सोर का था। अब यहाँ पे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था 1790 ईस्वी में। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट में किसके साथ समझौता हुआ था? तो ज़मींदारों के साथ समझौता हुआ था। मीडिएटर के रूप में ये कार्य करते थे। 89% राज्य जो कि ये गवर्नमेंट को देते थे, यानी जो ब्रिटिश शासन था उनको देते थे, और 11% हिस्सा अपने पास रखते थे। ठीक है, अन्य नाम इसे एक अन्य जो नामों से जाना गया, स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी, ये इन अलग अलग नामों से इसे जाना गया था। हमें बस 2-3 चीज़ें याद रखना है। किसके समय में लागू हुआ, जनक किसे मानते हैं, मॉडल किसने तैयार किया था, कब लागू किया गया था, ये डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1793 को। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट और है, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे जो खेतिहर होंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खेतिहर होना चाहिए था, खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक ज़मींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। कारण क्या था? तो इसका कारण था कि ज़मींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और ये प्रश्न भी आपने देखा होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सूर्यास्त कानून क्या था। सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त के अनुसार, ध्यान रखिएगा, इस सूर्यास्त जो कानून था स्थायी बंदोबस्त के अनुसार, अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं होता है तो ज़मींदारी की नीलामी की जा सकती थी। तो ये था सूर्यास्त कानून, राइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा मानते थे इनके अनुसार कि भू राजस्व जो है, ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल जो है वो वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया। इनका ये कथन था या फिर मानना था, जो भी आप कह सकते हो, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार। अब इसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये भारत में जितने भी अभी व्यवस्थाएं लागू की गई थी, जो भी प्रणालियाँ थी, महलवाड़ी, ये रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, इन सभी में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करता था 51%। ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे अच्छे तरीके से
रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध अगर देखें तो अलेक्जेंडर रीड थे 1793 से संबंधित, और थॉमस मुनरो 1820 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, बाद में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी और असम में भी फैला दिया गया। प्रचलित कहाँ था? पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में ये प्रचलित था। अब यहाँ पे रैयतवाड़ी का जो मतलब था वो आप समझो, इसमें जो जमींदार जो होते थे मीडिएटर, वो उन्हें हटा दिया गया, यानी किसानों को सीधे भूमि का मालिक बनाया गया और वे सरकार को राजस्व डायरेक्ट देते थे। मतलब बीच में मीडिएटर का काम खत्म हुआ। जमींदारों जैसे मध्यस्थों को हटा करके किसानों यानी रैयतों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में पूरे भारत में लगभग 51% क्षेत्रफल पर ये लागू था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हमने देखा था जो ज़मींदारी व्यवस्था थी वो 30% क्षेत्र को कवर करता था, रैयतवाड़ी में 51% था। थॉमस मुनरो इसके जो कि मेन होते हैं वो याद रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब बात करते हैं यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए मिस्टेक दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेकली लिखा जा चुका है। यहाँ पे 30% नहीं, ये आपका 19% होगा। ठीक है, 19% होगा। मैं नोट्स में इसको सुधार करके अपलोड करूँगा, डोंट वरी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कह रहा है कि भारत में तालुकदारी या फिर महलवाड़ी जो पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। 1920 में इन्होंने इस चीज़ को बनाया था, मतलब कि महलवाड़ी व्यवस्था को जनक भी कह सकते हैं। उन्होंने 1819 में इसको अच्छे तरीके से सामने रखा, लेकिन औपचारिक रूप से इसे लागू किया गया था 1822 में। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में इसे शुरू किया गया। भारत का 19% क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, आगरा, अवध, मध्य प्रांत पर ये लागू हुआ। 19% याद रखेंगे। स्टार्टिंग हमने देखा था जमींदारी जो व्यवस्था थी वो आपका कितने 30% क्षेत्रों को कवर करता था। फिर उसी के साथ अगर हम देखें 51% क्षेत्र आता है हमारा नेक्स्ट वाला, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था जो है 19% क्षेत्रों को कवर करता है। तो ये टोटल तीनों मिलाकर के 100% भूमि को कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे मानते हैं? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न आपने डेफिनेटली ये देखा होगा पेपर में कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में आया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या रहा? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ये जो कि एक परिणाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे माना जाता है? तो मार्टिन बर्ड को। या फिर क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से पूछा जाता है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे मानते हैं? मार्टिन बर्ड को। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के जो सिद्धांत है औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896, जो कि अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी जी, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया भी गया था। अब यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट में लगा रखा है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक एकदम वीवीआई पॉइंट रहेगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखिए, एक तरफ भूमि व्यवस्था, दूसरी तरफ इसके प्रवर्तक है। कह रहा है कि इजारेदारी व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स के समय में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से थॉमस मुनरो का संबंध है। महलवाड़ी व्यवस्था से हाल्ट मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी। फिर आता है बम्बई रैयतवाड़ी। ये चारों तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों जो है अभी तक तो नहीं पूछा गया है। बम्बई रैयतवाड़ी जो है एल्फिंस्टन याद रखिएगा, और बनारस का स्थायी बंदोबस्त पूछा है तो जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन वही हैं जिन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत के क्षेत्र में भी हमने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि व्यवस्था और प्रतिशत क्षेत्र। रैयतवाड़ी पे सबसे ज़्यादा था 51% का, ज़मींदारी पर 30% और महलवाड़ी पर 19% क्षेत्र को कवर करता था। तो ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी, फिर आते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। ये तीनों जो देख पा रहे हैं उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक के रूप में माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन सिद्धांत दिया था, जो कि वीवीआई पॉइंट है।
ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत किन्हीं ने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले ये भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जी। इनकी एक जो कि थ्योरी थी ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी हम जानते हैं। और ड्रेन थ्योरी में कौन थे जो विश्वास नहीं करते थे? तो सर सैयद अहमद खां, यानी दादा भाई नौरोजी के जो निकासी का सिद्धांत था उसमें विश्वास नहीं करते थे सर सैयद अहमद खां। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विचार एक था कि भारत में, यानी किसका विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये प्रश्न भी आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। कार्ल मार्क्स। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम और सोरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था अपना बिहार, ठीक है, उत्तम जो कि किस्म का सोरा और अफीम उत्पादन करके देता था, तो इसलिए ये फेमस था। देखिए यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो बार बार आप नीचे जो कमेंट करते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप आराम से जाकर के एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हो। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे कहेंगे कि निर्यात अधिशेष, ठीक है, निर्यात अधिशेष देखने को मिलता है। 1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? टीएच हॉलैंड की अध्यक्षता में किया गया था, टीएच हॉलैंड। भारत में उपनिवेशिक काल में लिटली आयोग जो कि 1929 में गठन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा जो परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना इस लिटली आयोग का मेन पर्पस था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में लगाया गया था, केरल के वायनाड जनपद में लगाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्यों? तो इसका कारण सिंपल सा ये था कि भारी उद्योगों के अभाव के कारण ऐसा विकास नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे जुड़ी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपके पास कोई डाउट्स होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट्स है तो आप बोलिए, हमें एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएंगे, सारा चीज़ क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।